बृहद लोकतंत्र संवाद के इस कार्यक्रम में मंच पर आदरणीय डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराय जी, आदरणीय श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम जी, डॉक्टर चंद्रदेव भट्ट जी, श्री निकेश कुमार बंसाल जी और इस सभा में बैठे हुए सभी देवी और सज्जनों, सबको भारत की ओर से प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ की भूमि पर भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करता हूँ। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और पिछले लगभग 4 दशक से अधिक समय से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। संसार भर में बहुत अधिक यात्रा करने का अवसर मिला, लेकिन अपने पड़ोस में पहली बार आया और ऐसे विषय पर बात करने का अवसर है जो लोकतंत्र, जो बहुत प्रिय भी है, बहुत पुराना भी है, लेकिन नित नया भी होता जाता है। मैं यहां से बात प्रारंभ करूंगा। चंद्रदेव भट्ट जी ने एक संकेत किया था, उन्होंने भी नेपाली में ही बोला, उसका भी 10% मैंने समझा है। उन्होंने संकेत किया था कि लोकतंत्र को यूनान में देखा गया। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जानता हूं कि संसार में हमने लोकतंत्र को ऐसा कुछ लोगों ने मान लिया है कि हमने पश्चिम से सीखा है, लेकिन यदि लोकतंत्र को पश्चिम से सीखा है तो थोड़ा डरावना है। सुकरात का नाम हमने सबने सुना है। सुकरात को लोकतांत्रिक पद्धति से विष पीने के लिए कहा गया था, बहुमत से वोट डालकर कहा गया था। पश्चिम का लोकतंत्र ऐसा भी है, ध्यान रखने की बात। 18वीं शताब्दी से पहले तक के किसी राजनीतिक विचारक ने पश्चिम में लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, उसको अच्छा नहीं माना। ये तो 18वीं शताब्दी के बाद उनके लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण हुआ है। लेकिन दोनों मित्रों ने एक बहुत अच्छी बात कही, गौतम जी ने भी और भट्ट जी ने भी, कि सनातन परंपरा के लिए लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, वो शासन व्यवस्था मात्र नहीं है। मैं इसे ऐसे समझता हूं कि लोकतंत्र यदि कोई केवल संस्था है, संरचना है, कोई उपकरण है जिसके अंतर्गत कोई निर्वाचन होना है, कुछ लोग चुने जाने, वे 5 साल 4 साल व्यवस्था के अनुसार सत्ता चलाने, तो फिर ऐसा लोकतंत्र पश्चिम का ही लोकतंत्र हो सकता है। इस सनातन का लोकतंत्र एक जीवन मूल्य होगा, एक संस्कार होगा, एक आचरण होगा, एक व्यवहार होगा, एक शैली होगी जीने की, और वो ऐसे होगी। बड़ा अच्छा उल्लेख किया भट्ट जी ने किसी और संदर्भ में, राज धर्म के संदर्भ में, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। सनातन परंपरा तो संवाद की परंपरा है। आपने संवाद अभियान के अंतर्गत ये किया है, बड़ा संवाद रखा है आपने। सनातन की सारी परंपरा संवाद की है, और संवाद का मूल तत्व ही इसमें वादे वादे जायते तत्वबोधा। तत्व का बोध होगा वाद वाद से, वाद प्रतिवाद से नहीं। कुछ लोगों ने दुर्भाग्य से विश्व भर में कुछ देशों को और कुछ पढ़े लिखे लोगों को यह समझा दिया कि कोई भी विचार होगा तो उसका एक शत्रु होगा, वो प्रतिवाद कहलाएगा, और जब दो आपस में भिड़ेंगे तो उनमें जो जीतेगा वो संवाद होगा, और फिर वो वाद बन जाएगा, फिर उसका एक शत्रु होगा। ये जो वर्ग शत्रु स्थापित करने की परंपरा थी अकादमिक बौद्धिक समुदायों में, उसने ये भ्रम उत्पन्न किया कि शासन व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ लोग दूसरे के दुश्मन होंगे ही, शत्रु होंगे ही, और यदि वो शत्रु केवल शासन व्यवस्थाओं में नहीं होंगे, फिर वो समाज के सभी अंगों में होंगे। इसलिए सामाजिक समन्वय के रूप में, सामाजिक सौहार्द के रूप में, मनुष्यों के समन्वयकारी आचरण के रूप में लोकतंत्र संभव है क्या, यह विचार किया पाया। जबकि लोकतंत्र मनुष्यों के बीच एक समन्वयकारी विचार का नाम है। समन्वयकारी विचार का सामान्य अर्थ यह है, जो मुझसे पूर्व के 2 वक्ताओं ने कहा, मैं उनसे यदि असहमत भी हूं या मेरे विचार से वो असहमत भी है, तो हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। इसमें नहीं लग सकते कि पहले जो असहमत विचार है उसे नष्ट करना है।
ये वाद और प्रतिवाद का विचार इस बात पर आधारित है कि जो एक विचार है जो हमसे सहमत नहीं है उसे नष्ट करना है। इसलिए लोकतंत्र किसी दूसरे विचार को नष्ट करने का नाम नहीं है, वो सभी प्रकार के विचारों के वैविध्य के साथ जीने का नाम है। इसीलिए मैं कहता हूं, और ये बात मैं आपके सामने नहीं, मैं संसार भर में कह क्या है, ऐसे अतिथि के रूप में चीन में एक बार बुला लिया गया था, मैं ये भूल गया कि मैं कहां बोल रहा हूं, और वहां भी बोलने के बाद जो मेरे होस्ट थे उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया आप क्या बोल रहे हैं, मैंने वहां भी लोकतंत्र बोला, बोलने कुछ और बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा आपके जो अतिथि हैं वो थोड़े से रुष्ट हैं आपसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सनातन परंपरा से आता हूं, इसलिए कहता हूं कि लोकतंत्र एक संरचना मात्र नहीं है। एक तो एक बात समझने की है, मैं जिस देश से आ रहा हूं वो संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा कहते हैं लोग। मैं प्राय कहता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गई हमारी, इसलिए संसार का बड़ा लोकतंत्र होना बड़ी बात नहीं है। हम कुछ दिन पहले तक चीन से छोटे थे संख्या में, अब सबसे बड़े हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि हम संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र, और इसलिए है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में नहीं, लोकतंत्र मूल्य के रूप में हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्थाओं में, हमारी रचनाओं में, हमारे साहित्य में, हमारे संवादों में सब में विद्यमान है, वो सनातन के रूप में विद्यमान है। इसलिए सनातन होना, लोकतांत्रिक होना है अनिवार्य रूप से, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, इस बात को समझना। इसलिए लोकतंत्र अपने स्वरूप में परिवर्तन तो करेगा, जब वो संरचना का रूप धारण करेगा तो वो युगानुकूल होगा, वो देशानुकूल होगा, वो अपेक्षाओं आवश्यकताओं के अनुरूप बदलेगा। गौतम जी ने अमेरिका के संविधान का उल्लेख किया, कई बार किया, मैं 10% में इतना समझ गया हूं, लेकिन संसार भर में संविधान बनेंगे या बनते रहे या परिवर्तित होंगे स्थानीय आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप। संविधान हमारे लिए सम्माननीय ग्रंथ होते हैं, लेकिन वो धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। और सनातन परंपरा तो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करती है, वो कहती नहीं कोई अंतिम बात नहीं। जिस यक्ष दृष्टि संवाद का उन्होंने उल्लेख किया, यक्ष ने प्रश्न पूछा का वार्ता किमाश्चर्यम कः पंथा कच्च बोधते, मालूम क्या, तो वो युधिष्ठिर उत्तर ही देते नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अंतिम बात कह सकता हो। तो इस सनातन परंपरा में इसलिए युगानुकूल होगा, देशानुकूल होगा, उसके अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, उसकी संस्थाएं भिन्न होंगी, उनकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, उसका स्वरूप भी भिन्न होगा। ये वैविध्य ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र संवेदनशीलता का नाम है समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति। लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में राजधर्म के भाव के संचरण का नाम है। वो केवल प्रशासन का नाम नहीं है, वो राजा होने का नाम नहीं है, वो शासन व्यवस्था का प्रमुख हो जाने मात्र का नाम नहीं है, प्रतिनिधि बन जाने का मात्र नहीं, नाम मात्र नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करती। हम क्या ऐसा मानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि चुनने के बाद हमारा कर्तव्य की कृषि हो जाती है? यदि लोकतंत्र तो ऐसा लोकतंत्र अपेक्षित नहीं है। लोकतंत्र अपेक्षित इस रूप में है कि हमारा स्वर सुना जाए, प्रत्येक स्तर पर हम अपनी बात कह सकें। उसे किस रूप में कहेंगे, उसके भिन्न उपादान होंगे। एक उपादान है निर्वाचन, एक उपादान है, उस निर्वाचन के उपादान में हमारी सहभागिता में निरंतर वृद्धि वांछनीय है, अपेक्षित है, बिल्कुल निश्चित। चूंकि वही ये निर्धारित भी करती है, जिस स्वीकार्यता की बात भट्ट जी कर रहे थे, वह औचित्यपूर्णता व स्वीकार्यता भी व्यवस्थाओं को इससे ही प्राप्त होती है। इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण बात और है, जो वैविध्य है, जो बहुलतावाद है, वो पश्चिम में कृत्रिम रूप से सीखा हुआ है और वाद्य समाजों ने उसको सहज रूप से स्वीकार किया हुआ है हजारों वर्षों से। इसलिए उस वैविध्य को बचाए रखना, उसका सम्मान करना भी पौर्वात्य समाजों में लोकतांत्रिक विचार का ही प्रतिबिंब है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए लोकतंत्र पश्चिम में तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष है,
तथाकथित रूप से मैं रेखांकित करते हुए कहता हूं, क्योंकि वे वैविध्य को कृत्रिम रूप से ही जान पाए हैं। हमने उसको, सनातन परंपरा ने हमेशा उसको सहजता से जाना है, इसलिए वह धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, न उसे होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा धर्म इत्यादि, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, जो मुझे मेरे से अपेक्षित है, वह धर्म है। वह पूजा पद्धति मात्र नहीं है, वो उपासना नहीं है, वो किसी देवता, मंदिर, उत्सव, तीर्थ, नदी, पर्वत, इससे संबंधित मात्र नहीं है। वह है व्यक्ति के रूप में मेरा होना और उसके आधारभूत लक्षण, उन आधारभूत कर्तव्य, यदि वह इस रूप में है तो व्यवस्थाओं का भी कोई धर्म है, प्रतिनिधियों का भी कोई धर्म है, वक्ता का भी कोई धर्म है, श्रोता का भी कोई धर्म है, मतदाता का भी कोई धर्म है, शासक का भी कोई धर्म है। यदि इन सब धर्मों से जुड़ा रहना है तो लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, वह पंथ निरपेक्ष हो सकता है, वो उपासना पद्धति निरपेक्ष हो सकता है, वह धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्ष होगा तो वो अधार्मिक होगा, और अधार्मिक होगा तो अधर्मी होता चला जाएगा। यदि वो अधर्मी होता चला जाएगा तो मनुष्यों के लिए नहीं होगा, फिर वो मनुष्यों के लिए नहीं संभव है। इसलिए लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाते हुए निर्वाचन व्यवस्था मात्र पर ध्यान देना नहीं है। हाँ, निर्वाचन व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी होनी चाहिए, लेकिन नीति निर्माण लोकतंत्र का मुख्य काम है। नीति निर्माण लोक कल्याण के सापेक्ष होगा, लोक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए होगा। तो यह भी इसी परंपरा से संभव है जब आप प्रत्येक कण में ईश्वरत्व देखते हैं। सनातन परंपरा, वो जो सनातन की परंपरा है, मैं इस बात को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि लोकतंत्र एक जीवन मूल्य के रूप में ऐसा आचरण है, ऐसा व्यवहार है जो अपने नीति निर्माण में लोक सापेक्ष हो, विश्व मंगल की दृष्टि रखता हो, वह सब में वही भाव देखता हो। हाँ, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में वह लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है, उनको प्राथमिकता देते हुए, उनको प्रथम मानते हुए, उनकी सुरक्षा को, उनके अन्य आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखता हो। आर्थिक विकास एक और अवधारणा है कि आर्थिक विकास भी लोकतंत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है। गौतम जी ने इसको रेखांकित किया पश्चिम के संदर्भ से भी। समृद्धि मनुष्य का एक स्वाभाविक लक्ष्य है। एक ऋषि हुए महर्षि अत्रि, उन्होंने राजाओं के धर्म बताए, 5 गुण बताए। राजाओं को 5 गुणों का पालन करना चाहिए। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य सेवा, दुष्ट को दंड देना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अर्थ ये नहीं है कि बहुमत के नाम पर, संख्या के नाम पर किसी भी प्रकार की के अनाचार को बढ़ावा दिया जाए या उसको प्रश्न किया जाए, या किसी प्रकार की अराजकता को इसलिए स्वीकार किया जाए कि इनके पास कुछ प्रकार के एक समूह के मत हैं। दुष्टस्य दंडः, जो दुष्ट है उनको दंडित करना, इसका अर्थ है, आदरणीय भट्टराय जी न्यायपालिका से आते हैं। दुष्टस्य दंड का अर्थ यह है कि जो नियम का पालन नहीं करते, जो समाज के लिए प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनको समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप उचित यथोचित दंड दिया जाए। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा, जो श्रेष्ठ मनुष्य है उनको आगे बढ़ाना, जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मान देना। किसी समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ऐसा होने लगे कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हो सोचे हमारी नहीं सुनी जा रही। अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, उनका ध्यान रखना। न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च, कोश का वर्धन, समृद्धि बढ़ना न्यायपूर्वक, जुडिशियसली, व्यवस्था सबकी बनी रहे, अन्याय न हो किसी के साथ। न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च अपक्षपात। महाभारत काल में कहा शासक को कैसा होना चाहिए? शासक को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा में, जैसे पुत्र अपने पिता के राज्य में, पिता के स्थिति में बहुत निर्भय घूमते हैं। पुत्रा इव पितुर्गेहे निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसप्तम, जिसके शासन में पुत्र ऐसे पिता के घर में घूमते हो, ऐसे निर्भय रहते हो। लेकिन वही महाभारत काल में व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, निर्णय की बात करते हैं, तो कहते हैं उनमें भेदभाव न करता हो। इसलिए अत्रि ने कहा अपक्षपात, पक्षपात न करे, भेदभाव न करे। ये भेदभाव का निषेध भी, जैसे संविधान कहता है
नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति का उल्लेख किया गया। और निज राष्ट्र रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा। इस राष्ट्र की रक्षा का अर्थ क्या है? इस राष्ट्र की रक्षा का अर्थ क्या सामान्य रूप से सीमाओं की रक्षा है, सेना के रूप में रक्षा नहीं। रक्षा शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत बृहद है, बहुत विशाल है, उसमें बहुत कुछ सम्मिलित होता है। रक्षा में खाद्य सुरक्षा भी है, रक्षा में आजीविका की रक्षा भी है, रक्षा में भ्रष्टाचार से मुक्त होना भी है, रक्षा में किसी प्रकार के दुराचरण से बचना भी है, रक्षा में सब प्रकार का अभय है। अभय, ये जो अभय का भाव है वो भी रक्षा से संबंधित है। इसलिए निज राष्ट्र रक्षा, पंचैव धर्मा कथिता नृपाणम, ये शासकों के 5 धर्म बताए व्यवस्था परंपरा ने। इसलिए लोकतंत्र धर्म से संबद्ध हो, लोकतंत्र संस्थानीकरण भी करे, संस्थाओं का निर्माण भी करे, लेकिन लोकतंत्र लोक सापेक्ष नीति निर्माण करते समय जनमत का सम्मान भी करे, लेकिन वो सामान्य रूप से संवेदनशील हो, उसकी संवेदनशीलता सामान्य नागरिक, प्रत्येक नागरिक के प्रति हो, एक कार्य संस्कृति का ऐसा विकास हो, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधित्व संसार भर के देशों में जनप्रतिनिधित्व के नाम पर अभी कोई आदर्श स्थिति नहीं है किसी के पास। न मैं कह सकता हमारे पास कोई आदर्श स्थिति है। व्यवस्थाएं अपने स्वरूपों में निरंतर प्रतिदिन आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करती हैं, उनका रूपांतरण होता है। यदि वो स्थिर है तो वो दूषित हो जाएंगी, विकृत हो जाएंगी। इसलिए कोई आदर्श नहीं। हाँ, निर्वाचन की व्यवस्था के साथ साथ प्रतिनिधियों के साथ संबंध, संपर्क, संवाद, संचार, संप्रेषण भी उतना ही नियमित, सहज, स्वाभाविक हो, ये भी आवश्यक है। वो प्रत्यक्ष हो, वो किसी और के माध्यम से न हो, ये भी आवश्यक है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी तो देगी, ये भी अच्छी बात है, स्थायी तो देती है, लेकिन बहुत सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी लोकतांत्रिक होते हुए भी स्थायित्व नहीं, ये भी हमने आपके सामने देखा है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायित्व की आश्वस्ति मात्र नहीं है, वो उसका एक उपकरण है, वो उसका एक प्रकार है। इसलिए लोकतंत्र हमारे समक्ष परंपरा की दृष्टि से, संसार में अन्य विद्यमान शासन व्यवस्थाओं की दृष्टि से, आधुनिक समकालीन आवश्यकताओं की दृष्टि से एक श्रेष्ठतम उपलब्ध विकल्प है। उस श्रेष्ठतम उपलब्ध विकल्प में हम अपनी संसार भर में जो भी मान्यताएं, जो भी संस्थाएं विद्यमान है, जो उपकरण अभिकरण विद्यमान है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं विद्यमान है, उनमें से हम श्रेष्ठतम प्राप्त करते भी रहे, उसके अनुरूप अपने आचरण, व्यवहार, संस्कार सबको प्रभावित, परिवर्तित, परिष्कृत, परिमार्जित भी करते रहे और निरंतर ये अपेक्षाएं भी करते रहे अपने आप से भी, शासन व्यवस्थाओं से भी, प्रतिनिधियों से भी और विधिक अभिलेखों से भी, कि वे निरंतर बदलते भी रहे जब उन्हें आवश्यकता हो, वे स्थिर ना हो जाएं, स्थैतिक ना हो जाएं। मैं इस बात को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पौर्वात्य समाजों को, विशेष रूप से पौर्वात्य समाजों को, सनातन समाज को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में हमारे अंदर जो एक संस्कार विद्यमान है, जो आचरण विद्यमान है, वो वरेण्य है। वह हमारी पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण नहीं करता, वो हमारे भविष्य की भी एक दृष्टि हमको प्रदान करता है। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।